आखिर क्यों है हमारे देश में इतनी बेरोजगारी? क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि क्या बड़े कारण हैं इस बेरोजगारी के? क्या बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी पे काम करना सिर्फ सरकार का काम है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में चुनावी दौर चल रहा है। पहले लोकसभा के चुनाव थे, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसी साल के लास्ट में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और अगली साल दिल्ली में चुनाव होने हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तब तब ये 3-4 मुद्दे सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। यानी बेरोजगारी सरकार ने बढ़ाई है, महंगाई सरकार ने बढ़ाई है, गरीबी सरकार ने बढ़ाई है, हमारी दुकान नहीं चल रही सरकार ने बढ़ाई है, हमारे काम धंधे ठप हो गए सरकार की वजह से। और आज हम इन्हीं में से एक मुद्दा यानी बेरोजगारी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे देश में बेरोजगारी सचमुच एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने भी 3 सवाल रखना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या सरकारी नौकरी ना मिलना ही बेरोजगारी है या फिर किसी प्रकार का कोई काम धंधा ना मिलना बेरोजगारी है? दूसरा सवाल, क्या बड़े कारण है बेरोजगारी के? यानी आप लोग सोचिए और कमेंट में बताएं जरूर कि क्या बड़े कारण जो आप मानते हैं कि बेरोजगारी के ये सबसे बड़े कारण है। और तीसरा, क्या बेरोजगारी को दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, आप और हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सवाल की, यानी सरकारी नौकरी ना मिलना ही बेरोजगारी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी हमारे देश में सिर्फ 2 से 3% है, यानी बहुत ही कम है और हर किसी को मिलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सरकारी नौकरी लगना सब चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हैं। सरकारी नौकरी सरकार सबको नहीं दे सकती, ये बिल्कुल सत्य है और ये आपको मान लेना चाहिए। हर कोई आदमी सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। यहाँ पे शायद कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि सरकार को जितने खाली पद हैं, जितने भी वैकेंसियाँ खाली पड़ी है उनको निकालना चाहिए, उनकी भर्ती कम से कम कर देनी चाहिए ताकि कुछ राहत मिले। और ये बात आपकी बिल्कुल सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी अगर हम गहराई से सोचें तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए सरकार के पास फिलहाल 100 एम्प्लॉय हैं और वो हर महीने उनको 10 लाख रुपए सैलरी देती है। अगर सरकार को 50 एम्प्लॉय और भर्ती करने हैं, इसका मतलब सरकार को हर महीने 15 लाख रुपए सैलरी देनी होगी। अब आप सोचिए कि ये 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आएंगी? अब बात करते हैं कि सरकार की इनकम, सरकार को इनकम कहाँ से होती है? यानी हमारे जो टैक्सेज होते हैं, हमारे जो चालान करते हैं या किसी प्रकार की हमारी खरीदना बेचना कुछ भी होता है उसमें जो सरकार का टैक्स होता है उससे सरकार की इनकम होती है। या हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हो जो हम विदेशों को बेचते हो तो वहाँ पे हमारी सरकार की इनकम होती है। यानी अगर सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा दी गई तो उनका जो बर्डन है वो आखिर में आके हम लोगों पे ही पड़ना है। और इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ हमारे दूसरे बड़े मुद्दे पे जिस पे कोई नहीं काम कर रहा, यानी बेरोजगारी के सबसे बड़े कारण क्या है। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं, महंगाई को भी ले लीजिए आप, गरीबी को भी ले लीजिए, किसी भी बड़े मुद्दे का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि सबसे बड़ा कारण एजुकेशन है, सबसे बड़ा कारण सरकार है, सबसे बड़ा कारण ये है वो है। लेकिन मैं जो मानता हूँ सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, यानी हमारे देश की जनसंख्या, जिसके ऊपर ना कोई बात करता है, ना कोई चर्चा करता है, ना टीवी डिबेट होती है, ना ही इसको कोई मुद्दा बनाया जाता है। और जब जब चुनाव होते हैं तब तो इसका नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों को वोट चाहिए होते हैं और वोट ज़्यादा कहाँ से आएंगे? जनसंख्या से। कुछ लोग तो जनसंख्या बढ़ाने में इस कदर बिजी हैं, वो मशीन की तरह लगे हुए हैं बच्चे पैदा करने में। ये क्या बात हुई कि 2 बच्चे होने के 2 क्यों होने चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। इसे क्या हमें योगी धरा क्या खाने? जितने भी दे, 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। मेरा 9 बालक है, मजे मार रहे अपना जिंदगी में और क्या कमा। मुझे तो मार रहे, लाइन भी तो लगा रखी है। जितनी जिसकी मर्जी है उतनी हो जानी चाहिए। बेरोजगारी भी तो होगी। 10 बच्चों को पालना आसान है या 2 बच्चों को पालना आसान है? 10 नो पालना आसान है, 2 नहीं। 8-10 हो। और बच्चों को पालने की, पढ़ाने की, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आती है तो ये काम सरकार करेगी। और अगर मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल से बात करूंगा तो ये एक अलग मुद्दा बन जाएगा और बात कहीं और चली जाएगी जो शायद काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी। वहीं पे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 या 2 बच्चों तक ही अपना परिवार सीमित रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चों के अच्छे रहन सहन, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी खर्च होने वाला है। इसी बात को आप दूसरे तरीके से सोच के देखिए कि आज से 50-60 साल पहले जब हमारे देश की जनसंख्या कम थी तब लोगों को सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए एक आदमी के पास 10 किले ज़मीन है, 10 बीघे या 10 एकड़, जैसा आप समझना चाहिए। उसके बाद में उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और दोनों बच्चों के 5-5 किले ज़मीन आती है। और अब अगर उन दोनों बच्चों के 4-4 बच्चे और हो जाएंगे तो आधा-आधा किला ज़मीन भी नहीं आएगी। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा।
और अब हम यहाँ पे हमारे एक पड़ोसी देश की भी बात कर लेते हैं, चाइना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे दोनों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल लगभग सेम सी थी। अब वो हमसे थोड़ा आगे है और जनसंख्या के मामले में हमसे बराबर है। तो हमसे आगे कैसे हुआ? क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा एरिया चाइना से 3 गुना कम है और जनसंख्या उससे भी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। दूसरा बड़ा कारण जो मैं बेरोजगारी का मानता हूँ वो है शिक्षा। वैसे फिलहाल हमारे देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। पहले के लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, आजकल पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लोग पढ़ना लिखना चाहते भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं, वो कुछ और ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम हमारी शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसमें भी अभी कुछ सुधार होने की ज़रूरत है। और तीसरा बड़ा कारण हम सरकार को ले लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी में सरकार की ही अहम भूमिका है। जैसे अभी तक निचली ग्रेड की शिक्षा हमें फ्री मिलती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो हायर एजुकेशन है वो फ्री की जाए। यानी जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वहाँ की फीस काफ़ी महंगी है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि वो कैसे गरीब बच्चों को दी जा सके। दूसरा, सरकार को हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, जिसमें हम काम करना सीखें। बच्चों को ये सिखा सके कि अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो भी आप प्राइवेट अपना काम कर सकते हैं, खुद अपना रोजगार खुद उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उनको हाथ की कारीगरी, हैंड स्किल उनको सिखाई गई तो वो जरूर अपना कहीं ना कहीं कोई रोजगार अवश्य कर लेंगे। और सरकार को चाहिए कि नए नए उद्योग हमारे देश में लगाए, नए नए स्टार्टअप हमारे देश में लगे। वैसे तो भारत की मौजूदा सरकार इस पे काफी काम कर रही है और पहले की सरकारों से हमारे देश में ज्यादा स्टार्टअप हुए। एक आंकड़े के अनुसार 2014 में हमारे देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, यानी जो नए उद्योग, नए स्टार्टअप हमारे देश में सिर्फ 350 थे और वो आज की डेट में 1.26 लाख हो गए हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इनमें से भी 107 कंपनियां यूनिकॉर्न है, यानी जिनका सालाना टर्नओवर $1 बिलियन या इससे ज्यादा है। और वहीं पे अगर हम EPFO की बात करें, जितने भी लोग हमारे देश में नई नौकरी लगते हैं उनका एक प्रोविडेंट फंड यानी EPF अकाउंट खुलता है। और 2017-18 से लेकर 2022-23 तक का अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसमें 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। यानी फिलहाल मौजूदा सरकार इस पे काफी कार्यरत है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार में कमियां निकालनी ही होती है और कमियां निकालने में तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर बेरोजगारी है या कोई और मुद्दा है, इसको इतना हाईलाइट किया क्यों जाता है, ये मुद्दा इतना बड़ा बनाया क्यों जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं और जब हमारा प्रिय नेता हमारे सामने खड़े होकर भाषण दे रहा होता है कि मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम देश में गरीबी को एक चुटकी में खत्म कर देंगे और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जैसे उनके पास कोई थाइनोस की चुटकी हो। और हमें उनकी लुभावनी बातें सुनना इतना पसंद है और हम उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं और हम मान बैठते हैं कि एक मौका तो इसको जरूर देना चाहिए। ये सचमुच हमारे देश में गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने जनता से कहा था कि अगर देश में हमारी सरकार बनती है तो हम हर गरीब परिवार को 8500 रुपए हर महीने देंगे। अब आप खुद सोचिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में फिलहाल 140 करोड़ जनता है और उनमें से अगर हम कम से कम 1 करोड़ परिवार भी गरीब मान लेते हैं तो 1 करोड़ गुना में 8500 रुपए, ये आंकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या किसी ने राहुल गांधी जी से या कांग्रेस से ये पूछने की कोशिश की कि आप लोग ये जो घोषणा कर रहे हो ये इतना पैसा लाओगे कहाँ से? सबको ऐसे ही लगता है कि सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, वो कितने भी नोट छाप सकती है। वैसे सरकार के पास नोट छापने की मशीन तो है, ये बात तो सही है, लेकिन वो अपनी मर्जी के हिसाब से इतने नोट छाप नहीं सकते। और मान लेते हैं कि उस समय राहुल गांधी जी की सरकार बन जाती और वो इतना पैसा जनता को बांटने लग भी जाते तो क्या इससे गरीबी दूर हो जाती? आप खुद सोचिए कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा हमारी जेब से ही जाने वाला है, बाहर से विदेश से नहीं आने वाला वो पैसा। दूसरी बात, अगर ऐसा हो भी जाता तो इसमें भ्रष्टाचार कितना होता,
यानी जितने गरीब परिवार नहीं है वो भी अपना फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आईडी बना के इन 8500 रुपए लेने के लिए लाइन में लग जाता है। जैसे कि आजकल सरकार फ्री राशन बांट रही है और मुझे ही नहीं आप लोगों को भी पता है कि इसमें आधे से ज्यादा परिवार तो जो गरीब नहीं है वो भी राशन ले जाते हैं। ये राशन आता कहाँ से? ये हमारा ही राशन होता है जो सरकार हमसे खरीदती है महंगे दाम में और फिर फ्री में बांटते हैं। अब यहाँ भी आप एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक देश की बात नहीं कर रहे। फिलहाल मान लेते हैं कि एक गांव है जहाँ पे सिर्फ 100 लोग रहते हैं, वहां पे कमाने वाले हैं 20 और बैठ के खाने वाले हैं 80, यानी जो 20 लोग कमाएंगे उन्हीं में से गांव का मुखिया है उसी कमाई से 80 लोगों को भी खैरात बांटेगा। अब उस गांव की तरक्की कहां से होगी? लेकिन इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई सोच रहा है। सबको अपने वोट बैंक की चिंता है और इसी का ही एक जीता जागता उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2022 से कांग्रेस की सरकार है और जब वो सत्ता में आई थी उससे पहले उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं को पूरा करते करते आज वो कर्ज में डूब गई है। 2022 से पहले हिमाचल प्रदेश पे 69,000 करोड़ यानी लगभग 17,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज की डेट में 86,000 करोड़ यानी लगभग 90,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्योंकि वहां पे पहले घोषणा की थी कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, उसके बाद में महिलाओं को भी वो 1500 रुपए दे रहे हैं और इन्हीं वादों को पूरा करते हुए उन पे इतना कर्ज हो गया। फिलहाल वहां के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो और उनके मंत्रीगण 2-3 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन इससे उनका 90,000 करोड़ रुपए कर्जा कम नहीं होने वाला। ये एक ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। आपको शायद इस बात पे यकीन नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश का जितना बजट है उसका 40% तो हिमाचल प्रदेश के जितने एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देने में ही निकल जाता है और 20% जितना उन पे कर्ज है उनका ब्याज देने में निकल जाता है। अब आप खुद सोचिए कि वहां की सरकार कैसे तरक्की कर सकती है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना यही है कि हम लोग ये चीजें समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ सरकार पे ब्लेम लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ हर मुद्दे पे सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना सीखते हैं, जबकि जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उस समय हम उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि आखिर आप लोग इतना पैसा हमें देंगे कहां से। प्रेस वाले कहेंगे कि देखो सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, और मैं प्रेस वाले से कहूंगा कि आपने ये बात ज्यादा बोली तो 1 लाख रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे। फिलहाल मौजूदा बीजेपी सरकार हमारे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग फिर भी इसको बदलना चाहते हैं और फिर से कांग्रेस लाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस सरकार पहले देखी ना हो। कांग्रेस सरकार को अब क्यों लगने लग गया कि वो इतना विकास कर देंगे, जबकि 60-70 सालों से तो देश उन्हीं के हाथों में था, तब तो इतना विकास नहीं हुआ। लेकिन लोग ये बात नहीं समझना चाहते। हमारे एक छोटे से सर्वे में हमने ये भी पाया है कि फिलहाल हमारे देश में जो काम करने वाले हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके लिए काम की कमी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, उनको बैठे बिठाए ही सब कुछ चाहिए। सरकारी नौकरी लगना हर कोई चाहता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, हाई रैंक नहीं आते, अब वो क्या करें? अब वो मजबूरी में कुछ ऐसी पार्टी का साथ देने लग जाते हैं जो पर्ची और खर्ची पे बिलीव करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के एक बड़े नेता ने खुद एक्सेप्ट की है। दिया जो SC-BC का सर पर्ची खर्ची बंद कर दी। आपके टाइम में तो पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। हमारे टाइम में चल दियो पर्ची, लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी। अगर कोई खर्चे की बात करता है, मनोहर लाल जी को मेरी खुली छूट है। तो मान लिया आपने पहली बार मानी, पर्ची चलती थी। नहीं, पर्ची तो चल दी यार, इसमें क्या बुरी बात है? अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा। को बात कि अपने लोगों को तो नौकरी लगानी पड़ती है, इसमें क्या बड़ी बात है? आपने तो नौकरी भी करी है, रिटायर कर्मचारी हो, कहाँ सर्विस थी आपकी? मैं पंचकूला 12 साल रहा। मैंने VIP ड्यूटी जो करी, और खासकर CM भजनलाल के टाइम में भी, बंसीलाल के टाइम में भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में भी मैं CM हाउस ड्यूटी दे चुका हूँ। लेकिन जितने भी वरिष्ठ, तीनों वरिष्ठ, एक थोड़ा बंसीलाल को छोड़कर, और सबसे ज्यादा वरिष्ठ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, न तो बसों में सीट मिलती थी, न होटलों में कमरे मिले थे, क्योंकि इतने ही लोग बदली के लिए मामा फूफी के इतने थे। किसी होटल में जाते पहले एडवांस कहाँ से है, कलोई से हूँ, रोहतक से हूँ, मामा हूँ, फूफा हूँ। क्या था बुक करा थे, के काम था? बुक बदली नौकरी, बदली नौकरी। अच्छा, पर्ची चला कर दी, जिसको भी पर्ची दे दी उसका लाग गया। ईब नहीं चलती, ईब तो पर्ची का क्या भी काम नहीं है, ना पर्ची ना खर्ची, ना पर्ची ना खर्ची। तो बस में भी खाली जा है और होटलाने भी बाट देखे खाली है। क्यों? अगर ना तो CM साहब किसी की सिफारिश मांगता,
जो ऑनलाइन बदली है ऑनलाइन बदली है। ऑनलाइन जो सिलेक्शन होगा तब उसको ड्यूटी मिलती है, ऑनलाइन ड्यूटी मिलती है, ऑनलाइन ही सब काम होता है। कोई सिफारिश नहीं, सब सिफारिश का तो मतलब नहीं, जो भी अगर वो तो पेपर बताता बच्चे का कितने उसने मेहनत करी है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।